नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एम विद शिवम में। और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बेहद उम्दा होगा और आप पढ़ाई भी बेहतरीन उम्दा तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मानवीय मूल पर्यावरणीय अध्ययन यानी कि ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज को बहुत अच्छे और शानदार तरीके से हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आज की इस क्लास में आपको वो सभी क्वेश्चंस मिलेंगे जो सीधे सीधे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे ये जो वीडियो है सभी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। इस वीडियो में हम इन चार चीज़ों के बारे में स्पेशली बात करेंगे। एक तो ग्रीन हाउस गैसों के बारे में, इकोलॉजी के बारे में, इकोसिस्टम क्या है ना, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, पारिस्थितिकी क्या है, और इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रीन हाउस गैसों से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस वीडियो से बिल्कुल भी बाहर नहीं होगा, है ना। पिरामिड की हम बात करें, कितने प्रकार के पिरामिड होते हैं, उल्टा सीधा सब कुछ पढ़ेंगे, यानी कि सारी चीज़ों को धुआं धुआं कर देंगे। दोस्तों चलिए, तो बिल्कुल तैयार हो जाएं, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं। लिखना बेहद ज़रूरी है, सारी चीज़ों को आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 की हम बात करेंगे, आपके सामने रहेगा, निम्न में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। अगर ये क्वेश्चन ग्रीन हाउस गैसों से है तो ग्रीन हाउस गैसों से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी, सारी इंफॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। नंबर 1 ऑप्शन रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस में क्या शामिल नहीं है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O क्या शामिल नहीं है। थर्ड की हम बात करेंगे क्लोरोफ्लोरो कार्बन CFC गैस क्या ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। या फिर एथिलीन की हम बात करें, क्या C2H4 शामिल नहीं है। तो अगर हम बात करें इसकी राइट आंसर की तो हो जाएगा एथिलीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 C2H4 जो है ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। तो फिर कौन कौन सी गैसें जो हैं वो ग्रीन हाउस में शामिल हैं, तो देखो हम आपको बताना चाहेंगे 6 गैसें जो हैं वो ग्रीन हाउस गैसों में शामिल हैं। नंबर 1 की अगर बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, नाइट्रस ऑक्साइड दूसरी गैस रहेगी, तीसरी की बात करेंगे तो मीथेन है, सूत्र की अगर बात करें तो इसका हो जाता है CH4। ठीक है, पता ही होगा इसका। नाइट्रस ऑक्साइड N2O होता है इसका, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। CFC की बात करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाष्प, और बात करेंगे ओजोन की। ठीक है, तो ये जलवाष्प भी अगर आ जाए ऑप्शन में तो आप इसको भी लगा देना, क्योंकि जलवाष्प भी जो है वो कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैसों में होता है, ओजोन भी होती है। ठीक है, चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो रहेगा आपकी स्क्रीन पर। निम्न में कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो नहीं है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण नहीं होती है। नंबर 1 की बात करेंगे, क्या ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्रीन हाउस के कारण नहीं है। थर्ड की हम बात करेंगे, महासागर जो अम्लीकरण की क्रिया है क्या वो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण नहीं है। या तीसरे की बात करेंगे ओजोन परत का क्षरण। या फोर्थ की बात करेंगे समुद्र के जलस्तर में वृद्धि। तो अगर हम बात करें इसके राइट आंसर की तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 पे जाएगा इसका राइट आंसर, जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होती है। महासागर में जो अम्लीकरण है वो भी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होता है, और ओजोन परत का क्षरण, ये तीनों ही जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होते हैं। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, ये कोई इसकी सटीकता का प्रमाण बिल्कुल भी नहीं है, और यही इसके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे, आपको हम बताना चाहेंगे कि सबसे पहले ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो क्या काम करता है। तो जो पृथ्वी है या भूमंडल जो है उसके तापमान में वृद्धि करता है। क्या करता है? तापमान में वृद्धि की क्रिया करता है। इसी को हम क्या कहते हैं? तो ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। बहुत अच्छे तरीके से और सरल शब्दों में हमने आपके सामने ये सारी चीज़ें रख दी हैं। इससे बाहर जो है आपका क्वेश्चन बिल्कुल नहीं जाएगा, कोई भी बच्चा बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो ना तो बिल्कुल लाइक जरूर कर दो, है ना। अगर अच्छा लग रहा हो लाइक कर दो। उसी तरीके से हम पढ़ते हैं, और बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं आपके, चाहे माइनर सब्जेक्ट की हम बात करें या फिर हिंदी या फिर मैथमेटिक्स, है ना, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस जो हैं यहाँ पर प्रॉपर चलती हैं, और बहुत जल्द जो है सारी चीज़ों को अरेंज करने की कोशिश करी जा रही है। दोस्तों मैं माफ़ी चाहूँगा, काफ़ी चीज़ें जो है मैं समय की उपलब्धता ना होने की वजह से आपको नहीं करवा पा रहा हूँ। फिर भी मेरी उम्मीद रहेगी कि आपके पास, आपके साथ जो है सटीकता के साथ सारी चीज़ों को आपके लिए उपलब्ध करवाया जाए, है ना।
बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 की। आपके सामने रहेगा ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। बिल्कुल ये ऊर्जा के पिरामिड से क्वेश्चन है, और अगर यहाँ से क्वेश्चन है तो इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी इस वीडियो से ले लेंगे। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो देखो नंबर 1 उल्टा होता है क्या, वी की बात करेंगे टेढ़ा होता है क्या, या सीधा होता है, या सीधा या उल्टा दोनों होता है। ठीक है, तो जितने भी प्रकार के पिरामिड है हम बेसिकली सब जान लेते हैं यहाँ पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सीधा। ऊर्जा का जो पिरामिड है वो कैसा होता है, तो कहना सीधा होता है। ठीक है, अब देखो ऊर्जा के पिरामिड से रिलेटेड हम संपूर्ण बातें यहाँ पे हम जानेंगे। अगर हम बात करें कि ऊर्जा का पिरामिड जो है वो सीधा होता है, कैसा होता है, देखो आपके सामने फिगर दिख रहा होगा आपको। तो सबसे नीचे आपको दिख रहे होंगे प्रोड्यूसर, जिन्हें हम उत्पादक कहते हैं, और ये बेसिकली क्या होते हैं भाई, पेड़ पौधे है ना, ये सब होते हैं। इसके बाद हम बात करें कहीं ना कहीं प्राथमिक उपभोक्ता, जो उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, और ये कैसे होते हैं, तो कहना ये शाकाहारी होते हैं। कैसे होते हैं भाई, ये शाकाहारी होते हैं। समझ गए बात, बताओ समझ गए ना बात। और अगर हम सेकंड बात करें द्वितीय उपभोक्ता, तो ये क्या है, ये प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड रहते हैं। और लास्ट की अगर हम बात करें तृतीयक उपभोक्ता या फिर टर्सरी कंज्यूमर की, तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो आपस में डिपेंडेंट होती हैं, छोड़ करके उत्पादक या प्रोड्यूसर को ये क्या होता है, अपना अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है इन पौधों में होती है, और ये भोजन अपना सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में जो है अपना भोजन बनाते हैं, है ना। अब बाकी हम बात करें अगर ऊर्जा के पिरामिड से रिलेटेड, तो देखो इसमें ऊर्जा का जो एक भाग में दूसरे भाग का स्थानांतरण होता है वो 10% होता है। कितना होता है, 10% होता है। तो स्थानांतरण कितना हुआ, 10%। तो हानि कितनी हुई, तो कहना भाई 90%। समझ गए बात कि नहीं, बताओ समझ गए बात कि नहीं समझे। ठीक है, अब हम सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, तो ऊर्जा के 10% का नियम जो है वो किसने दिया था, तो कहना रेमंड लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था, रेमंड लिंडमैन ने दिया था। थर्ड पॉइंट की हम बात करें इससे रिलेटेड, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो ऊर्जा हमेशा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जाने पर क्या होती है, तो कहना भाई घटती है। क्या होती है ऊर्जा, तो कहना हमेशा घटती है। और यह पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, इसको भी आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना। अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए। प्रश्न नंबर 4 की हम बात करेंगे। आपके सामने रहेगा पिरामिड के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ये रहेगा 4 प्रकार, 5 प्रकार, 3 प्रकार या 7 प्रकार। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 3, जो है पिरामिड के 3 प्रकार होते हैं, है ना। हो सकता है वीडियो जो है आपको फास्ट लग रही हो, रोक रोक करके चीज़ों को लिख ले, बहुत अच्छे तरीके से, सरल तरीके से, केवल वो कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सीधे सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, चलो अब बात करेंगे जो 3 प्रकार हैं पिरामिड के, वो कौन कौन से हैं। तो देखो ऊर्जा का पिरामिड, दूसरा संख्या का पिरामिड, तीसरे की बात करेंगे तो जैव द्रव्य का पिरामिड जो है वो, ये 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं आपके, है ना। अब देखो सबसे पहले ऊर्जा का पिरामिड जो है वो कैसा होता है, तो कहना सदैव सीधा होता है। कैसा होता है भाई, सदैव सीधा होता है। सेकंड बात करेंगे संख्या का पिरामिड कैसा होता है, तो कहना सीधे तथा उल्टे होते हैं, है ना। चाहे जैव द्रव्य के पिरामिड की बात करें या फिर संख्या के पिरामिड की बात करेंगे, तो ये दोनों पिरामिड कैसे होते हैं, तो सीधे और उल्टे दोनों ही हो सकते हैं। लेकिन ऊर्जा के पिरामिड की बात करें तो ये सदैव सीधा होता है। ठीक है, चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट थर्ड की। तो ये वन क्षेत्र, है ना, इनमें दो चीज़ों से रिलेटेड अगर हम इनकी बात करें तो एक हो जाएगा इसमें वन क्षेत्र, दूसरा है तालाब। तो अगर हम वन क्षेत्र का देखें तो ये सीधा होता है इसका, और तालाब का उल्टा होता है। लेकिन ये दोनों ही जो है वो जैव द्रव्य के पिरामिड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ गए आप चीज़ों को। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। सुपर तरीके से आपने, बेहतरीन तरीके से आपने चीज़ों को कंप्लीट किया है। यहाँ पर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5 की। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है, बताओ आप लोग बता सकते हैं क्या, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है। क्या कौवे को कहा जाता है, कुत्ते को कहा जाता है, गिद्ध को कहते हैं, या फिर चील को कहते हैं। देखो इस क्वेश्चन का तो हम आंसर आपको बता नहीं रहे। आप इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप हमें कमेंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे ना कमेंट। ठीक है, हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं, है ना। हमें बहुत खुशी होती है जो हमारे बच्चे आंसर करते हैं, है ना। आपने हमसे अगर पहले भी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा होगा, है ना, अगर आप हमारे पुराने बच्चे हैं तो ज़रूर अब आप मेंशन कर दें, लिख दें कमेंट में, हमें आपको देख करके बहुत अच्छा लगेगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश को किस में बदल देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस में बदल देते हैं भाई, तो कहना रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। आपसे पूछ सकते हैं कि किस में बदल देते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में,
या फिर आपसे कोई दूसरा ऑप्शन आ जाए तो आप लगा देना वहाँ पे कि रासायनिक ऊर्जाएं बदलते हैं। बेसिकली मशीनों से रिलेटेड होती है यांत्रिक ऊर्जा, उसमें तो बदलेंगे नहीं। फिर भी चलो प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे तो खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर जो कड़ी है वो क्या है? तो कहना भाई टॉप कंज्यूमर्स या फिर सर्वोच्च उपभोक्ता जो है वो खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी माने जाते हैं दोस्तों। चलिए बहुत अच्छे से सारी चीजें आप कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रश्न नंबर 7 तक हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे। प्रश्न नंबर 8 रहेगा आपके सामने। एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर पर तक कितनी ऊर्जा की हानि जो है वो होती है, आपको बताना है। तो राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा 90%। अभी हमने आपको बताया था कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में जब ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो कितना होता है भाई? तो कहना 10% का होता है और हानि कितनी होती है? तो 90% की होती है। बिल्कुल। चलिए प्रश्न नंबर 9 जो है आपके सामने रहेगा। लौटिक पानी का उदाहरण है, तालाब है, झील है, नदी है या फिर सागर है ना। अभी हम आपको बताएंगे लौटिक लैंटिक क्या होते हैं। सबसे पहले सुन लो इसके राइट आंसर की। तो ये तीसरा हो जाएगा आपका नदी। ठीक है, नदी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा लौटिक पानी के उदाहरण का, है ना। अब देखो सबसे पहले दो चीज़ें हम जान लेते हैं। जल जो है दो तरीके से हम इसे समझते हैं, एक तो लौटिक और दूसरा लैंटिक। अब लौटिक क्या है? तो कहना भाई बहता हुआ जल जो है वो लौटिक है, ठीक है। और लैंटिक की बात करें तो रुका हुआ जल जो है वो क्या है? लैंटिक है, ठीक है। बहुत अच्छे से आप पढ़ते हुए चलें और कॉपी में राइट डाउन जरूर कर लें, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपके पास यही होता है जिसे आप रिवाइज करके जाते हैं, है ना। लाइक जरूर कर दे वीडियो को अगर अच्छा लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो तो। प्रश्न नंबर 10 की हम बात करेंगे, आपके सामने रहेगा। पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक जो हैं वो कहे जाते हैं, कौन कहे जाते हैं आपको बताना है भाई। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जो हैं वो भारत में पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना जरूर, ठीक है। माइंड में सेट कर लेना अभी से। विश्व में अगर हम जनक की बात करें तो ईपी ओडम साहब जो हैं वो विश्व में पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर इंग्लिश में इकोलॉजी शब्द जो है जिसे हम पारिस्थितिकी कहते हैं उसके जो जनक हैं वो कौन है? तो कहना अर्नेस्ट हैकल साहब जो हैं पारिस्थितिकी के जनक या फिर इकोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। प्रश्न नंबर 11 रहेगा आपके सामने। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम जो है इन शब्दों का प्रयोग किसने किया था? तो 1935 में किया था। और किसने किया था? तो कहना एजी टांसले साहब ने किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। इसे भी अपने माइंड में सेट कर लें। अब देखो आपने सारी चीज़ें पढ़ ली ना कि पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो आप सबसे पहले इनके बारे में भी जान लो, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो है वो जहर होता है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। समझो पारिस्थितिकी क्या है, इकोलॉजी क्या है। इसके अंतर्गत जो है जीवों के वातावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन जो है वो किया जाता है। जीवों के वातावरण के साथ जो अंतर संबंध होते हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। वो किस में करते हैं? तो भाई इकोलॉजी में करते हैं, पारिस्थितिकी में करते हैं, ठीक है। चलो अब बात करेंगे नेक्स्ट पारिस्थितिकी तंत्र की, जिसे हम पारितंत्र भी कहते हैं और इकोसिस्टम भी इसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो एक निश्चित स्थान और उसमें रहने वाले सभी जीवित प्राणियों द्वारा गठित एक जो समूह है उसे हम क्या कहते हैं? एक सिस्टम का नाम देते हैं, इकोसिस्टम का नाम देते हैं। चलिए बहुत अच्छे से आपने इन सभी क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लिया है ना। ये चौथी क्लास थी, शायद 5वीं क्लास थी ये, है ना। और ह्यूमन वैल्यू की 3-4-5 क्लासेस हम इससे पहले कंप्लीट करवा चुके हैं, ह्यूमन वैल्यू एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ की। तो बिल्कुल ज़रूर देख लेना, है ना। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट विजिट कर ले। बाकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम शेयर कर देंगे। आपके कितने माइनस सब्जेक्ट हैं आपको अगर अभी तक ये नहीं पता है तो हम इसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे। और दोस्तों ये जो वीडियो है साल के अंत में आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, है ना। 2022 जो है आज से, है ना, ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम बात करें तो नया आने वाला जो साल है आपके जीवन में बहुत बहुत सारी खुशियाँ लाए, है ना। भगवान श्री राम से मैं ये प्रार्थना करूँगा कि आपको आपके पथ पर वो अग्रसर करें। और अगर हम बात करें टूर गाइड की, क्योंकि आप सब जो है हमारा परिवार है और बीएससी एमएस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म से जुड़ा हर व्यक्ति, है ना, उस सभी के माता पिता को इंकलाब जिंदाबाद वंदे मातरम। दोस्तों बीए बीकॉम सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर के बच्चों के लिए टूर गाइड की ये क्लास रहेगी, है ना। 2-4 क्लासेस इसमें भी हमने दी थी, बाकी क्लासों की संख्या बहुत जल्द बढ़ाने की कोशिश है दोस्तों। पढ़ते रहिए। डिजिटल मार्केटिंग की भी 2 क्लासेस मैंने आपको उपलब्ध करवाई हैं, प्लेलिस्ट विजिट कर ले। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूंगा। मल्टीमीडिया की बात करूं तो मल्टीमीडिया भी आपका जो है वो माइनर सब्जेक्ट है, इसकी भी क्लासेस मैंने आपको उपलब्ध करवाई थी, है ना। संपूर्ण राजनीति विज्ञान, अगर आप बीए सेकेंड या 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं,
तो संपूर्ण राजनीति विज्ञान में केवल इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं वो हमने आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करे थे, है ना। फिजिकल एजुकेशन, योगा, शारीरिक शिक्षा और योग, इस वीडियो को भी हमने बनाया था, है ना। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो बिल्कुल धुआंधार वीडियो, यूट्यूब का वाह वीडियो करके हमने टाइटल दी थी, है ना। इस वीडियो का टाइटल जो है ऐसा रखा था क्योंकि सच में ये वीडियो जो है वो एक धमाकेदार वीडियो है और आप जरूर देख लें इसे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। बात करूंगा हिंदी साहित्य की। अगर आप बीए सेकंड ईयर 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो हिंदी लिटरेचर यूनिट 3rd को हमने बखूबी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। अगर आप देखना चाहते हैं ऐसी क्लासेस तो आप हमें कमेंट जरूर करना, है ना। जो भी क्लास आप देखना चाहें आप हमें कमेंट में बताया करो कि आप किस क्लास को देखना चाहते हैं। बीएससी बीटेक सेकंड ईयर 3rd सेमेस्टर के बच्चों के लिए अलजेब्रा मैथमेटिकल मेथड्स में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सीएफ एंड पीआई को बहुत आसान शब्दों में आपके साथ डिस्कस किया था, जरूर देख लें, है ना। नेक्स्ट क्लास जो है आप किस सब्जेक्ट की देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी एक और हमें आपके साथ शेयर करनी है कि संख्या में अब हम 0 से 10,000 हो चुके हैं, है ना। ये बहुत खुशी की बात है कि जो हमारा बीएससी एमबीए शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म है वो अब संख्या में 10,000 हो चुका है। दोस्तों जिस विश्वास से आपने हमें सब्सक्राइब किया है ना, आप जिस विश्वास के साथ आप हमसे जुड़े हैं, आपका प्यार, आपके सपोर्ट पे मैं पूरे विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ खरा उतरने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और भी अच्छे तरीके से आपको चीज़ें कंप्लीट कराने की कोशिश करूंगा। और आप सभी को आज से ही नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आकाश भर खुशियां। दोस्तों पढ़ाई में बहुत अच्छा करें आप लोग, है ना। और सबसे पहले हम आपको एक बात बताना और चाहेंगे कि जब भी आपका मनोबल टूटने लगे दोस्तों, एक बार अपने पिता की तरफ और माँ की तरफ जरूर देख लेना दोस्तों, है ना। सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने होंगी। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पूरी तरीके से अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।